साथियों नमस्कार। कुछ संसाधनों की कमी है, लेकिन जल्द ही संपूर्ण संसाधनों के साथ में अध्यापन करवाया जाएगा। मैं आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान का भाग 1 का अध्ययन करेंगे और ट्रिक की सहायता के साथ में करेंगे। मेरा वादा है आपसे, आप इस क्लास के बाद में भाग 1 को अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको भूल नहीं पाएंगे। भाग 1 में भाग 1 बात करता है संघ की, इसकी संघ की यानी यूनियन की यानी भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के लिए या संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, बाद में संक्षिप्त तौर से वो भी अपन जानेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहते किसे हैं। और ये संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान वेताओं ने भारतीय संविधान बनाने से पहले विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके उपरांत संविधान बनाया गया और विश्व का श्रेष्ठ संविधान बनाया गया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया गया। हमें हमारे देश के संविधान पर गर्व है, क्योंकि ये देश, ये दुनिया का, इस पृथ्वी नामक आकाशीय पिंड का जो ये देश है, भारत देश, वो इसी संविधान नामक पुस्तक के आधार पर चलता है। तो 1 से 4 तक सबसे पहले अनुच्छेद 1 ये कहता है, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यानी सीधे तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि इसमें 28 राज्य और वर्तमान के 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं, शामिल हो गए। इनके बारे में बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 भारत एक राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 संघ के बारे में बात करेगी, भाग 1 संघ के बारे में बात करेगा। तो अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश या स्थापना कर सकती है। स्थापना कर सकती है कौन? संसद। विधि द्वारा यानी कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण, प्रवेश या स्थापना कर सकती है कौन? संसद। हाँ, नए राज्य जैसे देखें अपन, एक तेलंगाना बना लास्ट में, कौन बना? तेलंगाना। शायद 2 जून, इसमें कंफ्यूज है मुझे, 2 जून 2014 को तेलंगाना सबसे लास्ट में बना है। उसी की तरह जो 3 राज्य बने थे 2000 में, सन 2000 में 3 राज्य बने थे। एक तो 1 नवंबर को बना था, 1 नवंबर सन 2000 को, और एक बना था 9 नवंबर सन 2000, और एक बना था 15 नवंबर सन 2000 को। ये राज्य बने थे 3 राज्य। पहला तो था छत्तीसगढ़, कौन सा था? छत्तीसगढ़। और एक था उत्तराखंड। उस समय कहते थे इसको उत्तरांचल, वर्तमान में कहते हैं क्या? उत्तराखंड। और ये तीसरा राज्य बना था 15 नवंबर को झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था, झारखंड। तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है कौन? भारतीय संसद है। किसके द्वारा? विधि द्वारा, कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जो संसद है, जो विधि है, संसद विधि के माध्यम से राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यानी जो एक्सटेंट है, जो किसी राज्य विशेष का क्षेत्रफल है, उसको कम कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और उसी के साथ में सीमाओं में परिवर्तन के साथ में नाम परिवर्तन कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। यानी जैसे नाम परिवर्तन देखें तो अपन एक संयुक्त प्रांत किसको कहते थे पहले?
संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत यूपी को कहते थे, उत्तर प्रदेश कर दिया इसका नाम, ये मतलब उत्तर प्रदेश कर दिया। ये कब हुआ? ये देश की स्वतंत्रता के बाद में हुआ है। संयुक्त प्रांत को क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश। उसी की तरह आप देखते हो उड़ीसा, तो उड़ीसा था और उड़ीसा का नाम उड़ीसा कर दिया। ये किसने किया? उड़ीसा किया, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। उसी तरह मैसूर नाम था, मैसूर का वर्तमान नाम क्या कर दिया? कर्नाटक कर दिया। क्या कर दिया? कर्नाटक। मैसूर का कर्नाटक। और तमिलनाडु का मद्रास था, शायद क्या मद्रास ही था, तमिलनाडु कर दी। तो जो संसद है वो विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से किसी भी राज्य विशेष की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य विशेष की सीमा को यानी क्षेत्रफल को कम कर सकती है। जैसे भारत का तो क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर संसद चाहे तो इसके क्षेत्रफल को और बढ़ा सकती है, इसके क्षेत्रफल को घटा सकती है। यह अधिकार किसके पास में है? केवल संसद के पास में है। तो पहला क्या कहता है? भारत एक राज्यों का संघ है, और 2 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, प्रवेश या स्थापना कर सकती है कौन? संसद। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यानी राज्यों, किसी भी राज्यों के, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो पूर्ण राज्य हो, चाहे 28 राज्य हो या 8 केंद्र शासित प्रदेश हो वर्तमान के, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब कि उसकी जो टोटल भूमि है किसी राज्य विशेष की, जो टोटल क्षेत्रफल है, जो टोटल एक्सटेंट है, जो टोटल उसकी लैंड है, उसको कम ज्यादा कर सकती है कौन? संसद। और नाम परिवर्तन कर सकती है कौन? संसद। जिस प्रकार से ये किया गया है, नाम परिवर्तित किया गया है। तो ये 1 2 3 तो ये हो गए। और चौथा क्या कहता है इसमें? अनुच्छेद 4 ये कहता है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 वह अनुच्छेद 3 के तहत है, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत हुआ संशोधन यानी बदलाव, जो संशोधन प्रणाली है 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं मानी जाएगी। क्या अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हुआ संशोधन, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हुआ संशोधन, भारतीय संशोधन व्यवस्था अनुच्छेद 368 के तहत नहीं मानी जाएगी। 368 के तहत नहीं मानी जाएगी। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हुआ संशोधन व्यवस्था अनुच्छेद 368 के तहत नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 4 ये कहता है। अब संघ अनुसूची 1 संघ की बात करती है, अनुच्छेद 1 संघ की बात करता है, और भाग 1 संघ की बात करता है। ये संघ है क्या चीज? यानी संघात्मक व्यवस्था है क्या चीज? भारतीय राज्यों का संघ है। संघात्मक व्यवस्था होती क्या है? कनाडा से ली गई है, लेकिन संघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो होती क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था होती यह है कि इसमें कम से कम 2 स्तर की, यानी 2 प्रकार की सरकार होती है। 2 स्तर की सरकार होती है, कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है। अमेरिका, कनाडा, 2 स्तर की सरकार होती है। इससे अपने भारतीय संविधान में देखें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी 2 स्तर की सरकार हो गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 1 और 2, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है, और वो स्वतंत्र होकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश को चलाने का कार्य करती है सबसे पहले तो। और सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे अब केंद्रीय स्तर पर देखो आप, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पूरी संसद आ जाएगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टोटल जितने भी मंत्री हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के तहत, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के तहत। न्यायपालिका है दिल्ली में, यानी सर्वोच्च न्यायालय, यानी जिनका फैसला अभिलेख न्यायालय के तौर पे माना जाता है, उनका फैसला अंतिम होता है। तो 3 अंग हो गए। ये तीनों अंग स्वतंत्र होकर कार्य करें,
तीनों में क्या करें, स्वतंत्र होकर क्या कार्य करें से कार्यपालिका व्यवस्थापिका अगर संविधान के अनुसार अगर कानून का निर्माण नहीं कर रही है तो न्यायपालिका उसे कानून बनने से रोक सकती है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और अमेरिका से व्यवस्था ली गई है। उसी तरीके से अपन राज्य स्तर पर देखते हैं तो पूरी विधानसभा, राज्यपाल, पूरी विधानसभा मतलब पूरी विधानसभा के 200 सदस्य, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, 200 में सीएम भजनलाल जी भी आ गए, उसी के साथ में राज्यपाल। इसको क्या करेंगे अपन, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। और न्यायपालिका है यानी जोधपुर, एक पीठ उसकी जयपुर है। तो ये तीनों में स्वतंत्र होकर कार्य करें, जिसका जो कार्य स्वतंत्र होकर कार्य करें तो उसको कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी दो स्तर की सरकारें होती है और दोनों स्तर की सरकारें एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें। जैसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों में तीन सूचियों के माध्यम से क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तीन सूचियों के माध्यम से दोनों प्रकार की सरकारों में तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे संघ सूची है और एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, यानी तीन सूचियां हो गई। अब संघ सूची में 57 विषय है, अपने को पता है, और राज्य सूची में कितने विषय हैं, वर्तमान में कितने विषय है, 61 है, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं शायद, कितने हैं, 52 ही तो है, बिल्कुल, इसमें कम करके ये 66 थे, ये 52 हो गए। अब संघ सूची के 57 विषय जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर कार्य कौन करती है, केंद्र सरकार। और राज्य सूची पर 61 विषयों पर राज्य सरकार काम करती है। और समवर्ती सूची पर दोनों प्रकार की सरकारें क्या करती हैं, कार्य करती हैं। दोनों प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं, लेकिन अगर दोनों सरकारों में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला, केंद्र सरकार की कही हुई बात मान्य होती है। मैं अगर सीधे तौर पे ये कहूं, अगर कोई भी विधेयक है और उस विधेयक पर यानी समवर्ती सूची का कोई विषय है, उस पर केंद्र सरकार और कुछ कह रही है, राज्य सरकार और कुछ कह रही है। यानी केंद्र सरकार ये करेगी 2-2-5 होते हैं, सीधे तौर पे समझने के लिए 2-2-5 होते हैं। राज्य सरकार ये करेगी 2-2-4 होते हैं, लेकिन फैसला किसका मान्य होगा, 2-2-5 होते हैं, किसका, केंद्र सरकार का। तो इसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। एक बार पूरा देखेंगे कि अनुसूची 1 संघ की बात करेगा, अनुच्छेद 1 संघ की बात करेगा, उसी के साथ में भाग 1 किसकी बात करेगा, संघ की बात करेगा। पहला क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है भारतीय राज्यों का समूह होगा, और अनुच्छेद 2 कहता है संसद नए राज्यों में निर्माण, प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि राज्य किसी भी भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र में, भारत में जितने भी राज्य हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, उसकी सीमाओं में उसके नाम में परिवर्तन कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत हुआ संशोधन, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत हुआ संशोधन प्रणाली अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इस क्लास में इतना ही। आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय भारत, जय जय राजस्थान।